नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं सोने और चांदी की, जहां पर गिरावट शाम के कारोबार में और बढ़ती जा रही है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 49,500 रुपए तक फिसला है, चांदी 58,000 रुपए तक फिसली है। हमारे साथ 3 एक्सपर्ट हैं इस पर बातचीत करने के लिए। कुमार जैन साहब हैं, चेयरमैन हैं उमेदलाल त्रिलोकचंद के, प्रथमेश माल्या हैं एंजल ब्रोकिंग के, और अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटीज के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एग्रीकल्चर मार्केट पर बात करने के लिए सिराज हुसैन साहब भी होंगे, पूर्व एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कुमार जैन साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, क्या आज शाम को गोल्ड और नीचे आएगा? बिल्कुल। डॉलर की टर्म्स में इंटरनेशनल मार्केट से देखे तो आज सोना जो बढ़ के 1960 और 67 तक गया था, 68 तक गया था, वो अब घट के 1959 के आसपास आया है। और भी थोड़ा जनरली ऐसा मार्क किया गया कि फ्राइडे को अगर क्लोजिंग जो नीचे आती है तो पूरा वीक मंडे तक ये सब नीचे ही चलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो टर्म्स में, रुपीज टर्म्स में भी देखे 49,500 के आसपास आया है, तो थोड़ा घट के 1,000 रुपए के आसपास और भी घटेगा ये 2-3 दिनों में। और मंदी देख ही रहे, वैसे भी हमारे बड़े बड़े विशेषज्ञों ने आकांक्षा की थी कि सोना एक बार जो है जब 58-59 चल रहा था, सोना 60 के आसपास चल रहा था, तभी ऐसी घोषणा हुई थी कि सोना 48 के आसपास एक बार आएगा और फिर दिवाली और दशहरा के फेस्टिव सीजनों में ऊपर जाएगा। तो वही आस लगाए बैठे कि सोना अगर एक बार नीचे आवे तो एक बहुत अच्छी ग्राहकी निकल जाएगा। इस समय भी हमने देखा कि जब भाव आसमान से था तो बुलियन का बहुत अच्छा बिजनेस चला, लोगों ने भरपूर बुलियन में सोना बेचा, क्योंकि लोगों के ध्यान में तेजी था। हमारे विशेषज्ञ कोई $2300 बोल रहा था, कोई $2,000 बोल रहा, तो लोगों के दिमाग में बैठ जाता तेजी। लेकिन अब सोना घटा है और घट के अच्छे भाव का आया स्तर पे, जो 50 और 51 के एवरेज के लोग समझते हैं कि चलो अपन तैयारी करें शादियों की, तो शादी से डिमांड भी आ रही है और बहुत अच्छी हिंदुस्तान में बारिश हुई है, बहुत बड़ी बात है। और ऐसा मानते हैं कि 60% ऑफ दी गोल्ड रूरल एरिया से रोटेट होता है, यानी वहाँ अगर अच्छी बारिश होती है तो सोना सेल होता है और बारिश कम होती है तो सोना बिकने को आता है। तो इस बार पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छी बारिश हुई है और हम आशा रखते हैं कि वो भी एक सेल आएगा रूरल एरिया का। और दूसरा जहाँ मुंबई का सेल आएगा उसमें कई चीजें सीजन की पौधों की खरीदारी बाकी है, तो एक मौका मिलेगा पार्टियों की बरमार। मैंने आपकी ठीक है सर, इस बार 102 मोड़ है। ओके जैन साहब। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। आप थोड़ा भावनात्मक हो गए हैं। आप कह रहे हैं कि अच्छी बारिश होती है तो गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। अच्छी बारिश तो सर जवेरी बाजार में भी हुई है 2 दिन पहले, और वहां से तो तस्वीरें आई ज्वेलरी की दुकानों की, बहुत नुकसान भी हुआ, दुकानें डूब गई और ज्वेलरी तैरती हुई भी तस्वीरें आई। क्या ग्राउंड रिपोर्ट एक्चुअली थी क्या? आप चूंकि वहीं थे तो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, बताएं सर। जो स्टोरी आई पूरे मेरे शोरूम की आई संयोग से। मेरा शोरूम थोड़ा नीचे बना हुआ, जो 1.5 से 2 फुट पानी था, और सरकार ने गत वर्षों में लास्ट 12 महीने काम चलाया था और बड़े बड़े पाइप डाले थे, लेकिन इसके बावजूद भी एक नहीं 2 बार पानी शोरूम में आया। तो कहीं न कहीं सरकार ने मिस्टेक करके, कहीं न कहीं जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा उन्होंने गफलत करवा दी है, क्योंकि हमेशा हम डिबेट बात नहीं करेंगे सर, मैं तो आपसे खाली ग्राउंड रिपोर्ट ले रहा था वहां की। ठीक है, वो तो अलग विषय है, उस पर ऊपर हमने बात की है काफी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अच्छी डिमांड यहाँ पर निकलेगी। ठीक है, लेकिन आज प्रथमेश माल्या जी, आज अगर शाम के लिए किसी को ट्रेड करना हो गोल्ड में, तो इस गिरावट पर क्या करें? आई थिंक ओवरऑल स्ट्रक्चरल फैक्टर्स पूरा सिमिलर है। ये रिसेंट करेक्शन है, तो करेक्शन पे बाय करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। 49,300 मिलता है अगर शाम के सत्र में तो ही बाय करना चाहिए। 49,600 के आसपास चल रहा है कमोडिटी, 49,300 के आसपास एंटर करना चाहिए, 49,000 का स्टॉप लगाना चाहिए और ऊपर में टारगेट 50,000 रखना चाहिए, बाय करके चलना चाहिए गोल्ड में।
अच्छा, ठीक है। अजय जी, आपका व्यू ताजा भाव पर आज के लिए क्या किया जाए? हफ्ते का आखिरी दिन है, ऐसा ट्रेड बताएं जो अभी लिया जाए और रात तक खत्म कर दिया जाए 11:30 बजे तक। ऐसा कोई ट्रेड है क्या गोल्ड में? गुड इवनिंग मिथुन जी। बिल्कुल जिस ढंग से हम देख रहे हैं आईपीएल चल रहा है, वैसे ही हम कमोडिटी मार्केट में भी एक तरह का आईपीएल का मूव ही देख रहे हैं। हम 2 दिन पहले काफी बड़ी गिरावट थी, फिर कल रिकवरी आई और आज मुझे लगता है मार्केट गिरावट के रुख में ही चल रहा है। खास करके गोल्ड की बात करें तो 50,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है इस वक्त। तो 49,600 49,500 करंट रेट पे भी अगर बेचा जाए तो मुझे लगता है 49,100 तक का लेवल दिखा सकते हैं। ओवरऑल मुझे लगता है आज और सोमवार तक सोने और चांदी में गिरावट का रुख रहेगा। तो लेके काम ना करे, बेच के काम करे। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं लेके नहीं, बेचकर काम करें, इस पर आप नजर रखें। ओके, तो ये राय है आपकी गोल्ड के ऊपर। चांदी की बात कर लेते हैं। जैन साहब, चांदी पर क्या व्यू है? चांदी के दाम तो बहुत गिर गए हैं। बढ़ के 70 के आसपास गई थी और अब आज कुछ 58 के आसपास चल रही है। तो और ध्यान, हमेशा सोना और चांदी ये सर पैरेलल चलता है। जब तक सोने में मंदी आती है, चांदी में भी मंदी आती है और उसके कई भी कारण बने हुए हैं, इंटरनेशनल कारण बने हुए हैं कि स्टिमुलस पैकेज जो अमेरिका वो दे रही है। दूसरा, फेडरल रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट के लिए 2023 तक मना कर दिया है। तो इसका इफेक्ट जाके आफ्टरऑल लोगों के दिमाग में गोल्ड आता है, तो लोग गोल्ड पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और गोल्ड में मार्केट अगर नीचे आया तो बहुत नीचे नहीं आएगा। मैं गोल्ड को मैक्सिमम एकदम सिर पे, और कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो लगभग आ चुकी है ऑलमोस्ट। लोग ये मंदी का कारण यही है कि भाई लोग डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट वहाँ घोषित नहीं कर रही है क्योंकि लोग गवर्नमेंट डरती है कि कहीं वैक्सीन का उल्टा रिएक्शन नहीं आ जाए। तो उसकी वजह से कोरोना वायरस की भी मेन कारण बना है और जिसकी वजह से गर्मी आई थी, कोरोना वायरस की वजह से ही गर्मी आई थी। और अब इसकी वैक्सीन अगर मालूम हो चुकी है और लगभग आने की तैयारी ठीक है। ओके जी, बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। प्रथमेश जी बताएं, चांदी में इंट्राडे के ट्रेडर को क्या करना चाहिए अभी? आई थिंक काफ़ी अच्छे करेक्शन हो चुका है। मेरे ख्याल से 57,500 पे एंटर करना चाहिए। 56,500 का स्टॉप लगाकर ऊपर में 59,000 की टारगेट रखना चाहिए। मेरे ख्याल से बाय करने स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी। हालांकि करेक्शन है, करेक्शन में पॉसिबिलिटी जो गोल्ड सिल्वर का रुख है, मेरे ख्याल से बाय करना बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये रहा आपकी चांदी। अजय जी, कोई पोजिशनल ट्रेड है क्या चांदी में आपके पास? बिल्कुल मित्र, मुझे लगता है कि चांदी में अभी भी गिरावट का रुख है। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू हमने देखा इस बार जो फेड की मीट थी उसमें जहाँ पे पॉजिटिव टोन बताया गया इंटरेस्ट रेट को लेकर, तो मुझे लगता है चांदी में जब तक प्राइजेस 60,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, गिरावट रहेगी जो नीचे में मुझे लगता है 54,000 तक का लेवल दिखा देगी। बट ध्यान रखिए, ये जो मैं गिरावट बता रहा हूँ ये फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक ही है। अक्टूबर मिड के बाद मुझे लगता है फिर से एक पोजिशनली बाइंग करके चलना चाहिए, जो ईयर एंड तक टारगेट हम वापस करीबन 68 से 70,000 तक का ले लेंगे। तो शॉर्ट टर्म अगले 15-20 दिन महीने भर के लिए अगर हम बात करें तो प्राइजेस में गिरावट है, लॉन्ग टर्म अभी भी स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है सुरेंद्र का, पूछिए सुरेंद्र जी। नमस्कार सर, मैं दिल्ली से सुरेंद्र बत्रा बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना कि बच्चों के लिए सोना लेने का अच्छा समय कौन सा है? अभी रुक के लेना चाहिए या अभी थोड़ा या ले लेना चाहिए सर? बताइए प्रथमेश जी, अभी इनको फिजिकल गोल्ड एक्चुअली लेना है बच्चों के लिए, तो अभी ले लें या थोड़ा और रुकें, थोड़ा और सस्ता मिलेगा? आई थिंक अगर ये इनकी नीड बेस्ड बाइंग है तो कोई भी भाव जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं रखता, बिकॉज सोने में फिजिकल बाइंग, ये सारी बाइंग जो है एक ही साथ नहीं करी जाती। अगर आपको ज्वेलरी बनाना है तो 49,000 भी एक भाव है जहाँ पे आप ले सकते हो। अगर फिर भी आपको डिप का वेट करना है तो 47,000 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। बट मेरे ख्याल से वो थोड़ा दूर है। अगर आपको वहाँ पे करना है थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी फिजिकली खरीदना है तो खरीद सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है प्रशांत का, पूछिए प्रशांत जी। नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार, पूछिए। मुतिन जी, मैं ये पूछ रहा था जी पूछें, सुन रहा हूँ। हाँ, मैं पर डे पे सर ट्रेडिंग करता हूँ सिल्वर मिनी में। अभी सर मंडे को 80 किलो लिया था 67,400 में। अब भाव यहाँ पे आ गया है, पैसे लग रहे हैं सर। कुछ उम्मीद है मार्केट में या सौदा मेरा खड़ा है? तो सर कुछ आइडिया दिलवाइए ना सर।
बताइए अजय जी, क्या सुझाव इनके लिए आपका? सिल्वर मिनी में ट्रेड है इनका, क्या सुझाव देंगे? देखिए मैंने डेफिनेटली हमने पिछले एक हफ्ते में वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखी है सोने चांदी में। तो थोड़ा जो भी आप ट्रेड करें बिना स्टॉप लॉस के ना करें। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि 58,500 का रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आई थिंक आज सेशन थोड़ा सा वीक ही दिखाई दे रहा है। जो डाउन साइड में मुझे लगता है 57,500 तक का लेवल आज शाम को या मंडे तक मिल जाएगा, तो बेटर है 58,500-600 के करीब मिलता है तो इनको एक बार लॉन्ग से निकल जाना चाहिए। मार्केट में वॉलिटिलिटी ज़्यादा है और एज ऑफ नाउ गिरावट का रुख दिखाई दे रहा है, तो टाइमिंग इनको लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है राहुल का बेंगलुरु से। पूछिए राहुल जी। सर नमस्कार, मुझे केडिया सर से पूछना है। मैंने गोल्ड बाय कर रखा है 690 में 2 लॉट, तो अभी मुझे क्या करना है? आप तो सेल बता रहे, तो क्या करूं मैं? अच्छा 690 सर पूरा बताइए, 49,690 या 50,690? क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि आप 690 बताएंगे तो लोग समझ जाएंगे कि क्योंकि अभी मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो 50,690 भी जल्दी होता है, 49,690 भी जल्दी दिख जाता है। तो साफ साफ बताएं आप किस 90 पे आपने खरीदा है? 49,690। हाँ 49,690 ठीक है। हाँ ठीक है सर, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है। पहले क्या होता था कि जैसे आपने बोल दिया 690 पे हमने खरीदा, तो हमारे एनालिस्ट या हम लोग समझ जाते थे कि हाँ ये 50,690 ही बोले होंगे, क्योंकि लंबे समय से भाव 50 के ऊपर ही रहा है। अब ऐसा सीन है नहीं। बताइए अजय जी क्या करना चाहिए इनको? बिल्कुल मित्र, सही चीज पकड़ी आपने। जिस ढंग से वॉलिटिलिटी बढ़ी है तो पहले तो सैकड़े चेंज होते थे, अभी हजारों में चेंज होने लग गए हैं। मुझे लगता है गोल्ड में एक 50,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था कल छुआ जरूर था बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो आई थिंक 50,000 का ऊपर जब तक नहीं जाता है प्राइजेस में मुझे गिरावट लग रही है, जो 49,100 से 150 तक जा सकती है। इस वक्त करीबन 570 के आसपास का भाव चल रहा है। आपके सेशन में अगर 650 तक का भी लेवल मिले तो मिनिमम लॉस पे इनको एक बार निकल जाना चाहिए। ट्रेंड मुझे आज वीक लग रहा है, जो नीचे में 49,100 से 150 तक लेवल मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है रोहित का गंगानगर से। पूछिए रोहित जी। सर मेरे पास ग्वार है हाजिर में 200 क्विंटल। हेलो 200 क्विंटल ग्वार है हाजिर में? हाँ जी सर। ठीक है सर, ठीक है समझ गया। तो सर ये इसके प्राइस अब कब तक हो सकती है? अजय जी क्या करें, दाम बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं अजय जी ग्वार के? देखिए हमने लास्ट मंथ में भी देखा था 4200 के करीब भाव गया, लेकिन हमने देखा कि सबके जो एक्सपीरियंस है वो काफी बिटर रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 42 काफी इंपॉर्टेंट जंक्चर है। यहाँ पे हमने देखा जो कमजोर हाथ है वो प्रॉफिट बुक करके निकलने की कोशिश की। तो अनलेस एंड अंटिल 4200 का लेवल नहीं ब्रीच करता है, मार्केट एक दायरे में रहेंगे। बट ओवरऑल अगर हम अक्टूबर एंड या नवंबर तक की बात करें तो मुझे लगता है ये 4200 का लेवल तोड़कर 4600 तक का लेवल दिखा देगा। जिस ढंग से इस बार एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप है और डिमांड में थोड़ी बहुत धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रही है, एक्सपोर्ट के भी डेटा अच्छे आए हैं, तो ओवरऑल मुझे लगता है इनको बने रहना चाहिए। 4200 का लेवल तोड़ता है तो 4600 तक का लेवल इनको अक्टूबर एंड या नवंबर मिड तक मिल जाएगा। वहां पे एक बार वापस रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राय है आपकी मार्केट के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण खबर आई है। खबर ये है कि खरीफ फसलों की रिकॉर्ड बुआई हुई है और खरीफ बुआई में 5% की बढ़ोतरी हुई है। अब तक करीब 1117 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है और जो कि पिछले साल के मुकाबले 51 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। धान, दलहन, मोटा अनाज, तिलहन, इन सब की बुआई में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। हमारे साथ सिराज हुसैन साहब हैं, फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, इस पर बातचीत करने के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इनफैक्ट आपसे थोड़ी देर से बात हो रही है, हम 2-3 दिन पहले भी आपसे बात करना चाह रहे थे फार्मर्स बिल के मुद्दे पर, आपसे हमारा संपर्क हो नहीं पाया। लेकिन अब जिस दिन आप जुड़े हैं उस दिन ये खबर आ गई है कि खरीफ की बुआई बढ़ी है। हालांकि ये खबर भी है कि किसानों का आंदोलन भी चल रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस रिकॉर्ड बुआई का मतलब क्या समझा जाए? क्या आपको लगता है कि जो जिस तरह से रिकॉर्ड बुआई किसानों ने की है, किसानों ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन क्या इस रिकॉर्ड बुआई के बाद जो उत्पादन आएंगे, जो सप्लाई होगी मार्केट में, बाजार उसको रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार है? मतलब ये कि अच्छा भाव देने के लिए तैयार है या वहां पर कोई दिक्कत है? अब देखिए, ये तो $1,000,000 क्वेश्चन है कि मार्केट का क्या बिहेवियर होगा। लेकिन मैं 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी नॉलेज में लाना चाहूंगा। 2018-19 में गवर्नमेंट ने खरीफ के एमएसपी
काफी बढ़ाए थे और ये कहा था कि हम 50% रिटर्न देंगे। तो ज्वार का एमएसपी बढ़ा था 43%, लेकिन ज्वार का एरिया इस साल कम हो गया। इसी तरीके से नाइजर का एमएसपी बढ़ा था 45%, लेकिन उसका एरिया 19% कम हो गया। इसका मतलब ये है कि जो फसलें सरकार प्रोक्योर नहीं करती हैं उसमें एमएसपी ज्यादा होने के बावजूद किसानों को ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि उनको मुनासिब दाम मिल पाएगा। अब इसी की वजह से देखिए कास्टर का एरिया इस साल 16% कम हुआ है। हालांकि पिछले कई सालों में कास्टर में बहुत अच्छे दाम मिले थे, लेकिन उसके बावजूद एरिया कम हो गया, ग्राउंडनट का एरिया बढ़ गया। तो किसान भी काफी इन चीजों को अब समझते हैं, ये अच्छी बात है। ये आपने बहुत बढ़िया बात कही कि किसान उन्हीं फसलों के ऊपर फोकस करता है जहां पर उन्हें लगता है कि दाम अच्छे मिलेंगे, और भले ही ऐलान कुछ भी हो जाए सरकार की तरफ से, लेकिन जिन फसलों की खरीद होगी ही नहीं एमएसपी के ऊपर, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी का भी कोई मतलब रह नहीं जाता है। ये बात आपने बहुत सही कही सर। मैं दूसरा सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अब देखिए ये सवाल बहुत मौजूद है अभी के दौर में कि अब चूंकि धान की बुआई भी बढ़ी है, दलहन की बुआई भी बढ़ी है, अब चूंकि पंजाब हरियाणा में धान भी एक बड़ी क्रॉप है और पंजाब हरियाणा में ही सबसे ज्यादा विरोध नए कृषि बिल का हो रहा है। तो अब जो नया सिस्टम होगा, चूंकि अब ये संसद में पास हो गया है, तो अब ये जो नया सिस्टम होगा एपीएमसी के बाहर भी किसान बेच पाएंगे, तो ऐसे में किसानों को इस बार क्या उम्मीद करनी चाहिए? धान के अच्छे भाव मिलेंगे या पिछले साल के मुकाबले कम भाव मिलेंगे? देखिए प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है बहुत क्लियरली कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, इसलिए अब प्रधानमंत्री जी के इस अनाउंसमेंट के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब और हरियाणा में उसी तरह से मंडियों के अंदर प्रोक्योरमेंट होगा जैसा कि पिछले वर्षों में होता था। तो मैं कह सकता हूं कि पंजाब हरियाणा के किसानों को एमएसपी इस साल भी मिलेगा धान का। अब जहां तक बात दूसरी फसलों की है उसके बारे में ये शक व शुबा हो सकता है कि जैसे अरहर है, अब अरहर की खरीद पिछले कुछ सालों में इस सरकार ने बहुत अच्छी करवाई। दलहन की खरीद पहले नहीं होती थी, लेकिन 2016 के बाद से सरकार ने काफी ध्यान दिया। तो वो महाराष्ट्र में मंडियों के अंदर होगी या बाहर होगी, कितनी ट्रेड मंडियों के बाहर मूव कर जाएगी, अब ये अभी कहना इसका मुश्किल है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ असर इसका होगा जरूर। मुझे लगता है ऐसा नहीं हो सकता कि मंडियों से ट्रेड बाहर मूव ना करे। नहीं, वो ठीक बात है सिराज जी। मैं सर एमएसपी की बात नहीं कर रहा हूं, एमएसपी तो खत्म नहीं हो रहा है, ये तो मैं डे वन से भी कह रहा हूं। कंफ्यूजन कुछ जरूर था किसानों के अंदर, जो कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो नए सिस्टम में एपीएमसी के बाहर भी अलाउ किया गया है, इसका कुछ सेंटिमेंटल इंपैक्ट पड़ेगा क्या? क्योंकि कई बार ये होता है कि जब कुछ बदलाव होते हैं खरीद की प्रक्रिया में तो उसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट भी प्राइस के ऊपर होता है, या फिर नई व्यवस्था में दाम कुछ ऊपर नीचे होते हैं। एमएसपी तो अपनी जगह है, लेकिन ओपन मार्केट में प्राइस के, क्योंकि एमएसपी पर तो सारी फसलें बिक नहीं पाती हैं, तो एमएसपी के बाहर जब किसान बेचेंगे अपनी फसल को, तो उनकी कीमतों पर कोई असर पड़ेगा क्या इस फैसले के बाद? देखिए अब जैसे अगर हम ग्राउंड नट की मिसाल लें या सोयाबीन की मिसाल लें, तो ये इससे मुनहसिर है कि मार्केट में उसका क्या सेंटिमेंट है। कई सालों से ग्राउंड नट की खरीद एमएसपी पे होती रही है। अब इस साल भी मुझे ये लगता है कि दाम इसके अगर मंडी के बाहर भी ट्रेडिंग होती है तो ये जरूरी नहीं है कि दाम एमएसपी के ऊपर ही रहें। देखने की बात ये होगी कि मंडी के दाम में और मंडी के बाहर के दाम में कितना फर्क है। हमने कई अपने आर्टिकल्स में लिखा है कि गवर्नमेंट ने ये इतने बड़ी तब्दीलियां की हैं, तो गवर्नमेंट को इसको ट्रैक करना चाहिए और जल्दी से कुछ अच्छी कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन को लगा के फील्ड का डेटा कलेक्ट करना चाहिए। मिसाल के तौर पर कि सोयाबीन कंपनियां किस भाव में खरीद रही हैं, किसानों से मंडी के अंदर क्या भाव है, तो उससे ये ट्रेंड पता चलेगा। लेकिन आपके सवाल का जवाब देने की पोजीशन में मैं नहीं हूं कि दाम क्या रहेंगे। ठीक बात है। ये आपने बहुत सही कहा कि ट्रैक करना चाहिए और इससे ये पता चल जाएगा कि नया फॉर्मूला कितना कामयाब है, और अगर कामयाब है, मान लीजिए नए फॉर्मूले में किसानों को और अच्छा भाव मिलता है, तो ये और अच्छी बात है, इसे और मजबूती से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसका सही अंदाजा एक बार ग्राउंड पे चीजें लागू हो जाएं तभी लग पाएगा कि जब एपीएमसी के बाहर किसान बेचेंगे तो उनके लिए कितनी सहूलियत होगी और कितना अच्छा भाव उन्हें मिलेगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि किसानों को अच्छा भाव मिले, क्योंकि बड़ी मेहनत से किसान खेती करते हैं और किसानों ने अपना काम कर दिया है, रिकॉर्ड बुआई कर दी है, खेती कर दी है। अब बाजार की, सरकार की पॉलिसी की जिम्मेदारी है कि उन्हें अच्छा भाव
दिलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल में बातचीत करने के लिए। लेकिन अनुज जी, अजय जी, चने में आज बहुत जबरदस्त तेजी का माहौल बना, तो क्या इसे टॉप आउट माना जाए? मतलब ये कि अब तेजी पूरी हो गई या अभी और बाकी है? देखिए, हम भी समझते थे कि 5200 5250 का लेवल टॉप आउट हो जाएगा, बट जिस ढंग से हमने देखा कि अभी मानसून काफी एक्टिव है और ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखें तो मॉइस्चर कंटेंट काफी ज्यादा है, जिसके चलते इस बार उम्मीद है कि जो सोइंग है वो और डिले हो सकती है। तो मुझे लगता है टाइमिंग मार्केट थोड़ा सा कॉशियस रहेगा जब तक प्राइजेस 5000 के नीचे नहीं जाते हैं। ऊपर में मुझे लगता है 5350 से 5400 तक का एक बार लेवल दिखा सकता है, बट ये लेवल पे बाइंग करके होल्ड करना थोड़ा रिस्की है, काफी फैक्टर्स है, सप्लाई साइड भी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जब तक 5000 का लेवल नहीं तोड़ता, पॉसिबिलिटी है डिले इन सोइंग की वजह से 5350 5400 का लेवल एक बार चना दिखा दे। ठीक है, राकेश हैं हमारे साथ, पूछिए राकेश जी। कॉटन केक और गुआर गम में क्या रहेगा जी हफ्ते 10 दिन में? कॉटन केक और गुआर गम में बताइए अजय जी। देखिए, पहले अगर कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो हमने एक अच्छी खासी तेजी हमने गवाते हुए देखी। सितंबर स्टार्टिंग में हमने 2000 का लेवल छूने के बाद फिर से 1800 पे आ गया। टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट कंसोलिडेशन फेज में, डोमेस्टिक मार्केट में कुछ जगह पे डैमेजेस रिपोर्ट है, जिसके चलते सप्लाई कंसर्न आने वाले 15 दिन में दिखाई देगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है 1750 का एक अच्छा बेस रहेगा, यहाँ पे खरीदी करके चलना चाहिए। अपसाइड में एज ऑफ नाउ 1950 से 2000 का ही लेवल है, 2000 के ऊपर जाता है तो हम एक नई तेजी की तरफ जाएंगे। वहीं गवार गम की बात करें, मार्केट अपने आप को एडजस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अनलेस एंड अनटिल 6600 के ऊपर नहीं निकलता है, मार्केट एक दायरे में ही है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक तक की बात करें तो 7000 से 7200 तक का लेवल हम गवार गम में देख पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए। लेकिन अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी बताइए, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मुझे लगता है कि गोल्ड में वॉलिटिलिटी बढ़ी है, बट गोल्ड अभी भी मुझे मंदा लग रहा है। 49,550 के करीब भी मिले तो बेच के चलिए। डाउन साइड में मुझे लगता है 49,350 से लेके 49,100 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। आपकी कॉल प्रथमेश जी। क्रूड अक्टूबर वाला बाय करना चाहिए। 2910 एंट्री पॉइंट, 2840 स्टॉप, ऊपर में टारगेट 3000। आपकी आखिरी कॉल अजय जी। मुझे भी लगता है कि क्रूड में एक थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेड ही है, 2900 से 3000 के बीच में, इसी के अंदर ट्रेड करेगा। तो 2950 के ऊपर बाय करके चलिए, 3000 3020 तक के टारगेट हम क्रूड में देख पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और प्रथमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।